हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 15 में आज हम पढ़ेंगे लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। आज हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 270 जो कि आईपीसी की धारा 268 के समरूप है, लोक न्यूसेंस। सबसे पहले हम जानेंगे लोक न्यूसेंस का आशय क्या है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं न्यूसेंस से आशय ऐसे कृत्य से, कृत्य मतलब कार्य, जो किसी प्रकार की असुविधा, परेशानी, खतरा, क्षोभ यानी खींच उत्पन्न करे या क्षति पहुंचाए। न्यूसेंस किसी कार्य को करने, देखिए ये जो न्यूसेंस है जिससे असुविधा, खतरा, परेशानी, क्षोभ, क्षति पहुंच रही है, यह किसी कार्य को करने से भी हो सकता है या कार्य करने में लोभ द्वारा कारित हो सकती है, मतलब जानबूझकर ओमेशन के द्वारा भी हो सकती है। इस धारा में लोक न्यूसेंस की व्याख्या की गई है जो उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब किसी कार्य या कार्य लोभ से जनसाधारण को असुविधा, परेशानी, खींच आदि उत्पन्न होती है या क्षति कारित होती है, तो वह लोक न्यूसेंस कहलाता है। न्यूसेंस के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? लोक न्यूसेंस के दो प्रकार हैं। पहला लोक न्यूसेंस तथा प्राइवेट न्यूसेंस, मतलब न्यूसेंस के दो प्रकार हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ऐसा कार्य या कार्य लोभ जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिक आचार आदि पर विपरीत या हानिकारक प्रभाव पड़ता हो या जिनसे उन्हें बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो, लोक न्यूसेंस कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि लोक न्यूसेंस से कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का विशिष्ट समूह दुष्प्रभावित नहीं होता, अपितु जनसम्मान या पास पड़ोस में रहने वाली जनता के किसी अंश को या ऐसे लोगों को जिन्हें सार्वजनिक अधिकार प्राप्त है, हानि पहुंचती है। जिन कृत्यों से जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुविधा आदि में व्यवधान उत्पन्न होता है या अनैतिकता फैलाने की संभावना प्रतीत होती है, वे लोक न्यूसेंस कहलाते हैं। उदाहरण, सार्वजनिक मार्ग के समीप चट्टानों को बारूद से उड़ाना या किसी आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय मुद्रणालय चालू रखना, सार्वजनिक स्थलों पर पशुवध, रहवासी क्षेत्र में जुआ घर या वेश्यालय चलाना आदि लोक न्यूसेंस के कुछ उदाहरण हैं। बीड़ी या सिगरेट पीना यद्यपि लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है? बीड़ी या सिगरेट पीना यद्यपि लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी इसे लोक न्यूसेंस नहीं माना गया है क्योंकि यह विधि द्वारा वर्जित नहीं है। अतः इसके विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 90 के अंतर्गत लोक उपचार उपलब्ध नहीं होगा। यही कारण है कि यदि कोई सिगरेट या बीड़ी निर्माता किसी अन्य सिगरेट या बीड़ी निर्माता के व्यापार चिन्ह की चोरी, उसके ट्रेडमार्क के नाम से स्वयं का माल बेचता है, तो वह लोक न्यूसेंस का दोषी नहीं होगा। इसी प्रकार न्यायालय में कूट परीक्षण के दौरान एक साक्षी द्वारा दूसरे साक्षी के प्रति कहे गए असली शब्दोच्चार लोक न्यूसेंस नहीं माने गए हैं। लोक न्यूसेंस के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इससे जनता के प्रत्येक व्यक्ति को हानि कारित हो। यदि उससे पास पड़ोस में रहने वाले जनसाधारण भी प्रभावित होते हैं तो वह लोक न्यूसेंस के लिए पर्याप्त आधार होगा। यदि किसी कार्य या कार्य लोभ के कारण ऐसे लोगों को हानि, बाधा या संताप उत्पन्न होता है जिन्हें उस स्थान पर सार्वजनिक अधिकार प्राप्त है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत लोक न्यूसेंस का अपराध माना जाएगा। अतः जहां कुछ व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर ताश खेलते हुए शोर मचा रहे हों तथा वाहन यातायात में बाधा पहुंचा रहे हों, उन्हें लोक न्यूसेंस के अपराध के लिए दंडित किया जाना न्यायोचित माना गया है। यदि किसी कार्य या कार्य लोभ से केवल कुछ ही लोग प्रभावित होते हों तो मामला लोक न्यूसेंस का न होकर प्राइवेट न्यूसेंस का होगा। लोक न्यूसेंस केवल एक ही अभ्यारोपण के अधीन हो सकता है, अर्थात जनसाधारण के प्रत्येक सदस्य को अभियुक्त के विरुद्ध लोक न्यूसेंस के लिए अलग अलग अभियोजन चलाने की छूट नहीं है, अपितु सभी की ओर से एक अभ्यारोपण लाया जाना अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि लोक न्यूसेंस के लिए बीएनएस की धारा 270 के अधीन
दांडिक कार्रवाई के विकल्प के रूप में यदि व्यथित पक्ष चाहे तो अपकृत्य विधि के अंतर्गत सिविल वाद दायर करके क्षतिपूर्ति के लिए याचना कर सकता है, यानी क्षतिपूर्ति के लिए भी याचना की जा सकती है। अतः लोक न्यूसेंस एक अपराध होने के साथ साथ एक अपकृत्य भी है और यह वादी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह चाहे तो दंड विधि के अंतर्गत दांडिक कार्रवाई संस्थित करे या क्षतिपूर्ति के लिए सिविल वाद दायर करे। यह हो गया लोक न्यूसेंस। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्राइवेट न्यूसेंस क्या है। प्राइवेट न्यूसेंस अपराध न होकर एक ऐसा अपकृत्य टॉर्ट है जो किसी व्यक्ति के भूमि, मकान या आनुवंशिक संपत्ति के उपभोग संबंधी अधिकार में ऐसे अवैध हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होता है जो अत्याचार की कोटि में ना आता हो। प्राइवेट न्यूसेंस का दुष्प्रभाव जनसाधारण पर नहीं पड़ता, अपितु केवल किसी व्यक्ति विशेष या कुछ निश्चित व्यक्तियों पर ही पड़ता है, जिसके लिए उपचार के रूप में क्षतिपूर्ति या व्यादेश या दोनों की याचना की जा सकती है, परंतु दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं कराई जा सकती। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का इस प्रकार अनुचित उपयोग करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भूमि या मकान के उपभोग के अधिकार में अनधिकृत रूप से बाधा उत्पन्न होती है। फिर से समझिए साथियों, प्राइवेट न्यूसेंस जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का इस प्रकार अनुचित उपयोग करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भूमि या मकान के उपभोग के अधिकार में अनधिकृत रूप से बाधा उत्पन्न होती हो या उसे क्षोभ या क्षति पहुंचती हो, परंतु जिसे अत्याचार की संज्ञा ना दी जा सकती हो, तो उसे प्राइवेट न्यूसेंस कहा जाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति के मकान के प्रवेश या हवा में रुकावट उत्पन्न कर देना, किसी व्यक्ति के मकान के प्रवेश, किसी व्यक्ति के मकान के प्रकाश, प्रवेश नहीं प्रकाश, किसी व्यक्ति के मकान के प्रकाश या हवा में रुकावट उत्पन्न कर देना, दूषित गैस दुर्गंध से वातावरण प्रदूषित करना, बेवक्त शोरगुल करना, अपनी गंदी नाली का जल प्रवाह दूसरे के मकान में कर देना। फिर से समझिए उदाहरण, किसी व्यक्ति के मकान के प्रकाश या हवा में रुकावट उत्पन्न कर देना या दूषित गैस दुर्गंध से वातावरण प्रदूषित कर देना, बेवक्त शोरगुल करना, अपनी गंदी नाली का जल प्रवाह दूसरे के मकान में कर देना इस धारा के अंतर्गत प्राइवेट न्यूसेंस कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे लोक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में अंतर क्या है। पहला अंतर, लोक न्यूसेंस जनसाधारण या जनता के अपेक्षाकृत बड़े भाग को प्रभावित करता है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस से कोई व्यक्ति विशेष या सीमित व्यक्तियों का समूह ही प्रभावित होता है। नंबर दूसरा, लोक न्यूसेंस का सिविल वाद कोई व्यक्ति विशेष अपने नाम से नहीं चला सकेगा, बल्कि इसे तो महाद अधिवक्ता द्वारा कार्रवाई की जा सकती, परंतु प्राइवेट न्यूसेंस में पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही वादी की हैसियत से वाद दायर कर सकता है। नंबर तीसरा, लोक न्यूसेंस को लंबी अवधि तक चालू रहने के आधार पर वैधता प्राप्त नहीं होती, अर्थात वह कितनी ही लंबी अवधि तक अस्तित्व में क्यों ना बना रहा हो, फिर भी वह वैध नहीं माना जा सकता, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस के अपकृत्य को चुरभोगाधिकार के आधार पर वैधता प्राप्त हो जाती है। नंबर चौथा, पीड़ित या व्यथित व्यक्ति बिना न्यायिक कार्यवाही किए स्वसहायता द्वारा प्राइवेट न्यूसेंस के कारण का उपशमन कर सकता है, और शर्त केवल यह है कि उसे उपशमन की उचित पूर्व सूचना प्रतिवादी को देनी चाहिए, परंतु लोक न्यूसेंस को इस प्रकार उपशमित नहीं किया जा सकता। नंबर पांचवा, प्राइवेट न्यूसेंस के लिए अपकृत्य विधि के अंतर्गत हानि पूर्ति का दावा दायर किया जा सकता है, परंतु लोक न्यूसेंस के संदर्भ में कोई कार्रवाई तभी की जा सकती है जब वादी कोई विशेष क्षति साबित कर सकता हो। लोक न्यूसेंस की कार्रवाई प्रायः घोषणा और व्यादेश के लिए होती है। ये हो गया अंतर लोक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में। अब हम पढ़ेंगे लोक न्यूसेंस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। किसी कार्य का किया जाना या कार्य करने में लोप करना। नंबर दूसरा, ऐसे कार्य के लोप यथास्थिति के परिणाम स्वरूप जनसाधारण को या अड़ोस पड़ोस में रहने वाले या संपत्ति धारण करने वाले जनसामान्य को कोई सामान्य क्षति, खतरा, असुविधा हुई हो। नंबर तीसरा, लोक अधिकारों का प्रयोग करने वाले लोगों को ऐसे कार्य के लोप से क्षति, विघ्न, खतरा या असुविधा हुई हो। इस धारा का विस्तार,
लोक न्यूसेंस के अंतर्गत उन समस्त कार्यों तथा कार्यलोपों का समावेश है जिनसे जनसाधारण के किसी वर्ग को समान रूप से खतरा, बाधा, असुविधा उत्पन्न होती है। प्यारेलाल बनाम संतलाल के मामले में यह विनिश्चित किया गया कि आईपीसी की धारा 268 में दी गई लोक न्यूसेंस की परिभाषा साधारण खंड अधिनियम की धारा 3 सब क्लॉज 44 के अनुसार दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रति भी लागू होगी। चंद्रावती देवी बनाम रामेश्वर के बाद में विनिश्चित किया गया कि यह धारा गांव के आम रास्ते में अवैध रूप से रुकावट डालने के मामले में भी लागू होगी। अतः ऐसी दशा में बिना किसी प्रकार की वास्तविक क्षति साबित किए ही राज्य के महाअधिवक्ता की अनुमति से दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत विशेष वाद दायर किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 270 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के अपराध के मामले में कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होने के कारण इस अपराध के लिए आपराधिक मनस्थिति या दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। अतः केवल कार्य में अवैध लोप होने मात्र पर भी दोषी व्यक्ति को इस धारा के अधीन लोक न्यूसेंस के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस कार्य या लोप में उसका कोई दुराशय न रहा हो। कोई न्यूसेंस का कार्य इस आधार पर क्षम नहीं होगा कि इससे अधिकांश लोगों को असुविधा या भलाई कारित हुई है, परंतु यदि न्यूसेंस के लिए कारणीभूत कृत लोगों ने अपने वैध अधिकार के प्रयोग में किया है तो उन्हें साबित करना होगा कि वह कृत्य जनसाधारण के लिए लोक न्यूसेंस नहीं है। जहां किसी परिसर के उपयोग के कारण कोई लोक न्यूसेंस उत्पन्न हुआ हो तो प्रायः उस परिसर का अधिभोगी भी इसके लिए दायित्वाधीन होता है, न कि स्वामी जो वहां उपस्थित नहीं है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, कतिपय दशाओं में पीड़ित व्यक्ति न्यूसेंस का उपशमन स्वयं बिना न्यायालय की शरण लिए कर सकता है, परंतु इसके लिए 2 शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। प्रथम यह कि उपशमन करने के पहले न्यूसेंस कारित करने वाले व्यक्ति को उपशमन की पूर्व सूचना देनी होगी। द्वितीय यह कि उपशमन के लिए प्रयुक्त किया गया बल परिस्थिति अनुसार आवश्यकता से अधिक ना हो। इस संदर्भ में नरसिंगलू बनाम नागर साहिब का बात उल्लेखनीय है। इस बात में कहा गया कि भारत में ऐसी कोई अधिनियमता विधि नहीं है जो किसी व्यक्ति या जनसाधारण को न्यूसेंस का उपशमन करने के लिए किसी भवन को गिराकर दूसरों को हानि पहुंचाने की अनुमति देती हो। इस बाद में परिवादियों ने अपने मकानों का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जिससे सार्वजनिक सड़क के कुछ भाग का अतिक्रमण होता था। इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अभियुक्तगण वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने उन मकानों का वह भाग गिरा दिया जो सड़क का अतिक्रमण कर रहा था। न्यायालय ने यह पाया कि अतिक्रमण का स्वरूप तथा उससे हुई हानि इतनी गंभीर नहीं थी कि जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण कानून को अपने हाथों में लेकर उन विशाल भवनों को गिरा देते। अतः न्यायालय ने विनिश्चय किया कि अभियुक्तों को लोक न्यूसेंस के उपशमन का अधिकार प्राप्त नहीं था। उपशमन का अधिकार यानी बिना न्यायालय के ही समाप्त करना उस चीज को, तथा उनके द्वारा बनी बनाई इमारत को गिरा कर उसे नुकसान पहुंचाना न्यायोचित नहीं था, बल्कि वे दंड संहिता की धारा 23 के अंतर्गत परिवादियों को सदोष हानि कारित करने के दोषी थे। न्यायालय ने अभियुक्तों को रजिस्ट्री यानी नुकसान के लिए सिद्ध दोष करते हुए दंडित किया। यदि कोई व्यक्ति सड़क का कोई भी हिस्सा, अगला हम पढ़ेंगे निर्णीतवाद, यदि कोई व्यक्ति सड़क का कोई भी हिस्सा वह कितना ही थोड़ा क्यों ना हो अतिक्रमण के कारण दबा लेता है तो वह लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। यदि कोई व्यक्ति सड़क का कोई भी हिस्सा, जैसे हम बहुत अभी जो जिनका प्रमोशन हुआ है, जो भी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने हैं या जब भी फील्ड में ड्यूटी करते हैं तो ये बातें सामान्यता आती हैं, तो इस आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति सड़क का कोई भी हिस्सा वह कितना ही थोड़ा क्यों ना हो अतिक्रमण करके दबा लेता है तो वह लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। सम्राट बनाम पूर्णमासी के बाद में अभियुक्त ने अपने मकान के आगे एक चबूतरा बनवाया जिसके कारण सार्वजनिक मार्ग के कुछ भाग पर अतिक्रमण हुआ। अभियुक्त को लोक न्यूसेंस के लिए आईपीसी की धारा 268 के अधीन दंडित किया गया। जहां किसी व्यक्ति के परिसर में लगे पेड़ की टहनियां खतरनाक तरीके से पड़ोसी के मकान के छत में लटक कर फैल रही हों तो उस परिसर का अधिभोगी लोक न्यूसेंसों का दोषी होगा। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना या जुए का अड्डा लगाना केवल उस स्थिति में लोक न्यूसेंस का अपराध होगा यदि उस राज्य में जुआ विधि द्वारा प्रतिबंधित है, परंतु विधि द्वारा प्रतिबंधित न होने की दशा में इसे लोक न्यूसेंस नहीं माना जा सकेगा। किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने न्यूसेंस नहीं है।
मुत्तू मिरा के बाद में गांव से लगी एक पड़ती भूमि में हिंदू मंदिर के पास मुसलमानों ने ताजिए खड़े किए। इससे गांव के हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध लोक न्यूसेंस की दांडिक कार्रवाई संस्थित की। न्यायालय ने अभियुक्तों को निर्दोष मानते हुए निर्णय दिया कि आईपीसी की धारा 268 उन मामलों में लागू नहीं की जा सकती जहां किसी व्यक्ति के कार्य या लोभ के कारण किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। इसी प्रकार बैरम जी इटली जी बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त अपने मकान के बरामदे में जो सड़क की तरफ खुलता था मकान पकाने के लिए गोश्त काट रहा था। गोश्त ताजा होने के कारण किसी प्रकार की बदबू नहीं दे रहा था। मांस खुली जगह काटा जा रहा होने के कारण इससे सड़क से आने जाने वाले जैन धर्मावलंबियों जो कि वहीं आसपास रहते थे की भावनाओं को ठेस पहुंची तथा उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध आईपीसी की धारा 268 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के लिए अभियोजन चलाया। न्यायालय ने इस बात में भी निर्णय दिया कि किसी वर्ग या धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचना लोक न्यूसेंस के अंतर्गत नहीं आता है। तथापि यदि जानवरों को सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम काटा जा रहा हो तथा उनकी चीत्कार और खून आदि मार्ग से गुजरने वाले व्यक्तियों द्वारा देखा जा सके तो यह लोक न्यूसेंस का कृत्य होगा। साथियों, जो रोड किनारे दुकानें लगी रहती हैं मीट की, उनमें अगर किसी प्रकार का इस प्रकार से काटा जाए जिससे खून वगैरह बहे, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जानवरों को सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम काटा जा रहा हो ताकि उनकी चीत्कार यानी चिल्लाने की आवाज और खून आदि मार्ग से गुजरने वाले व्यक्ति द्वारा देखा जा सके तो यह लोक न्यूसेंस का कृत्य होगा, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 268 के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा, यानी बीएनएस की धारा 270 के अंतर्गत अब दंडित 1 जुलाई से किया जा सकेगा। मुस्लिमों के इबादत स्थल के पास हिंदुओं द्वारा भजन कीर्तन आदि के आयोजन को इस आधार पर लोक न्यूसेंस नहीं माना गया क्योंकि इसके कारण उत्पन्न शोरगुल से इबादत में व्यवधान पड़ रहा था और उन्हें खींच उत्पन्न हो रही थी। मुस्लिमों के इबादत स्थल के पास हिंदुओं द्वारा भजन कीर्तन आदि के आयोजन को इस आधार पर लोक न्यूसेंस नहीं माना गया कि इसके कारण उत्पन्न शोरगुल से इबादत में व्यवधान पड़ रहा था और उन्हें खींच उत्पन्न हो रही थी। अन्य मामले, देर रात को बिना किसी औचित्य के जोर जोर से ढोल पीटना या स्वयं को नग्न अवस्था में सार्वजनिक स्थल पर या घर की खुली बालकनी में प्रदर्शित करना या सार्वजनिक कुएं या नल पर जहां महिलाएं पानी भरने आती जाती रहती हों नग्न होकर स्नान करना आदि को लोक न्यूसेंस माना गया है, जो कि बीएनएस की धारा 270 के अंतर्गत अपराध है। निष्क्रिय धूम्रपान, चिकित्सीय आधार पर यह पूर्णतः साबित हो चुका है कि निष्क्रिय धूम्रपान भी जन स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि प्रत्यक्ष वास्तविक धूम्रपान। इस संदर्भ में के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य के बाद में केरल उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना दंड संहिता की धारा 269-278 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। न्यायालय ने आगे यह भी अभिकथन किया कि अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों, सिनेमाघरों, पार्कों, बस स्टैंडों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, रेलगाड़ी अथवा रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है, जो असंवैधानिक है। क्या है? जो असंवैधानिक है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133+1A के अंतर्गत आदेश जारी करके सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को पूर्णतः प्रतिबंधित करें। एस वेंकटरमैया बनाम राज्य के बाद में बेकरी की चिमनी से निकलने वाले धुएं की लपटें तेज हवा के कारण फैलकर आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थीं और इससे हवा में सार्वजनिक प्रदूषण फैल रहा था। न्यायालय ने इसे तत्काल रोके जाने के आदेश दिए। तो साथियों, हमने लोक न्यूसेंस बता दिए, बीएनएस की धारा 270 में स्पष्ट कर दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे कृत्य हैं जिससे कि असुविधा होती है किसी को और जिससे कि किसी प्रकार का खतरा होता है और परेशानी आती है, क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षति पहुंचती है, इसे दंडनीय माना गया है। यानी किसी भी प्रकार का कृत्य जिससे किसी आम जन को असुविधा हो, परेशानी हो, खतरा हो, क्षोभ हो, क्षति पहुंचती हो तो वह दंडनीय कृत्य माना जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की 271 जो कि आईपीसी की धारा 269 के समरूप है।
बीएनएस की धारा 271 जो कि आईपीसी की धारा 269 के समरूप है, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। क्या है? संक्रमण फैलना संभाव्य हो। इस धारा का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकना है जिनके कारण संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि समाज में स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखना प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का परम कर्तव्य है। जहां हैजे से पीड़ित कोई रोगी अपने रोग के बारे में रेलवे अधिकारियों को सूचना दिए बिना रेल से यात्रा करता है तथा उसके रोग के विषय में जानते हुए भी उसका टिकट खरीदता है तथा उसके साथ यात्रा करता है, तो उस व्यक्ति को बीएनएस की धारा 271 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा तथा को इसके दुष्प्रेरण के लिए अपराधी माना जाएगा। इस धारा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है, मामले में अंतर्निहित रोग जीवन के लिए घातक तथा संक्रामक हो। नंबर दूसरा, अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य या कार्यलोप किया गया हो जिससे संक्रमण फैलना संभाव्य था। नंबर तीसरा, अभियुक्त का कार्य या कार्यलोप उपेक्षापूर्ण तथा विधि विरुद्ध हो। नंबर चौथा, अभियुक्त यह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि उसके कार्य या कार्यलोप यथास्थिति से संक्रामक रोग के फैलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि बीएनएस की धारा 271 के अंतर्गत उपेक्षापूर्वक संक्रामक रोग फैलाना अपराध है, न कि सांसर्गिक रोग। अतः इस संदर्भ में संक्रामक रोग इन्फेक्शन डिसीज तथा सांसर्गिक रोग में विभेद करना आवश्यक है। संक्रामक रोग के कीटाणु वायुमंडल के माध्यम से अन्य लोगों में रोग फैलाते हैं, अतः इस रोग के लिए किसी व्यक्ति का रोगी व्यक्ति के संपर्क में आना आवश्यक नहीं है, जैसे अभी कोविड के समय हुआ था, हैजा, प्लेग आदि। परंतु सांसर्गिक रोग तभी फैलता है जब कोई व्यक्ति रोगी के संसर्ग में आया, उदाहरण सिफिलिस तथा अन्य गुप्त रोग। तात्पर्य यह है कि सांसर्गिक रोग रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं, जबकि संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से रोग के जीवाणुओं तथा वायुमंडल के माध्यम से फैलाए जाते हैं। तो साथियों, ये क्या होगा यदि कोई वेश्या अपने किसी गुप्त रोग को अपने ग्राहक से छिपाए तथा उसे संभोग करने दे और इसके कारण उस व्यक्ति को सांसर्गिक रोग हो जाए, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। तो साथियों, ये कुछ उदाहरण हुए जो हमने आपको बताए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो फैलते हैं, संक्रामक रोग कौन से हैं, संक्रामक रोग कौन से हैं, इन्फेक्शन डिसीज कौन से हैं। अगर इस प्रकार का कृत्य जानते हुए कोई करता है, जिसको इस प्रकार की बीमारी है, फिर भी वह बाहर निकलता है या सफर करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अगली धारा है बीएनएस की धारा 272 जो कि आईपीसी की धारा 270 के समरूप है। परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध पूर्ववर्ती धारा के अपराध का गंभीर स्वरूप है, जो अभी हमने आपको संक्रामक फैलाने वाली डिसीज के बारे में बताया, इन्फेक्शंस डिसीज के बारे में बताया, संक्रामक रोग फैलाने वाली कंडीशंस को बताया, यानी बीएनएस की धारा 271 को बताया। तो ये जो बीएनएस की धारा 272 है, ये इस धारा का गंभीर रूप है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द दुर्दम्य या विद्वेषपूर्ण यह दर्शाता है कि व्यक्ति संक्रामक रोग फैला रहा है, वह ऐसा दुर्भावनावश कर रहा है, अतः इसमें अभियुक्त का जानबूझकर संक्रमण फैलाने का आशय होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति विद्वेषपूर्वक ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी संक्रामक रोग के फैलने की संभावना हो, तो बीएनएस की धारा 272 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना का प्रावधान है। दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना से दंडित किया जाएगा। मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड के मामले में अपीलार्थी मिस्टर एक्स जो एड्स के रोग से ग्रस्त था, अपीलार्थी जो एड्स के रोग से ग्रस्त था, ने जानते हुए विवाह का अनुबंध किया। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड के मामले में अपीलार्थी यानी कि जो अपीलार्थी अभियुक्त है जो एड्स के रोग से ग्रस्त था,
वह जानता था कि उसको एड्स की बीमारी है। यह जानते हुए उसने विवाह का अनुबंध किया। हॉस्पिटल जेल में यह तथ्य उजागर हो जाने के परिणाम स्वरूप उसके विवाह का अनुबंध टूट गया था तथा समाज में भी उसकी प्रस्तुति स्टेटस को हानि हुई। अपीलार्थी ने हॉस्पिटल के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में इस आधार पर वाद दायर किया कि हॉस्पिटल को चिकित्सीय सिद्धांत के अनुसार यह जानकारी गोपनीय रखनी थी, लेकिन उसने यह प्रकट कर दी, जिसके कारण वह अपने विवाह के अधिकार से वंचित हो गया तथा उसे अपूर्णीय क्षति हुई है। उसने नुकसानी के लिए वाद दायर किया। न्यायालय द्वारा उसका वाद खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने क्या किया? उस एड्स से पीड़ित मिस्टर एक्स का वाद खारिज कर दिया। अपील में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया, यदि कोई व्यक्ति एड्स जैसे भयावह रोग से ग्रस्त है और यह जानते हुए भी किसी महिला से विवाह करता है तो वह उस महिला को इस रोग का इन्फेक्शन ट्रांसमिट्स कर रहा है, मतलब उसको फैला रहा है। अतः वह बीएनएस की धारा 271 और 272 के निर्दिष्ट अपराधों का दोषी होगा। ये कानूनी उपबंध अपीलार्थी पर विवाह न करने का कर्तव्य आरोपित करते हैं, क्योंकि विवाह के कारण उसके रोग का संक्रमक फैलेगा, जो स्पष्टता अपराध होने के अलावा उस महिला के जीवन के लिए जिससे वह विवाह करेगा संकटपूर्ण होगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 272, जो कि आईपीसी की धारा 270 के समरूप है। परद्वेषपूर्ण यानी द्वेषपूर्ण भावना से ऐसा कार्य करना जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव, जानबूझ करके संक्रमण फैलाना, इसमें 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 273, जो कि आईपीसी की धारा 271 के समरूप है। क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। क्या करी धारा? क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। इस धारा के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति जानबूझकर क्वारंटाइन नियम की अवज्ञा या उल्लंघन करता है उसे उसी भांति दंडित किया जाएगा जैसा कि बीएनएस की धारा 271 के अंतर्गत उपेक्षा पूर्वक कार्य द्वारा जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक रोग फैलाने की संभावना के लिए दंड दिया जा सकता है। इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि क्वारंटाइन नियम के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कोई संक्रामक रोग फैला ही हो। केवल उल्लंघन मात्र इस धारा के अंतर्गत दंडित किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है, भले ही उसका कोई भी दुष्परिणाम ना हुआ हो। तो साथियों, स्पष्ट कर दिया गया कि जो भी क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा करेगा उसको 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 274, जो कि आईपीसी की धारा 272 के समरूप है। विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। इस धारा के अनुसार अपमिश्रित अपायकर खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय दंडनीय है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती धारा कौन सी, जिसमें स्पष्ट किया गया है, अगली धारा हम पढ़ेंगे, इसी में क्या पढ़ेंगे, जो कि इसकी अधिक गंभीर है। तो साथियों, इस धारा के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थों का विक्रय के लिए अपमिश्रण मिलावट करना जिससे कि वे अपायकर बन जाएं। साथियों, बीएनएस की धारा 273 हमने बता दी, जो कि आईपीसी की धारा 271 के समरूप है। क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा, इसमें हम आपको बता रहे हैं बीएनएस की धारा 274, जो कि आईपीसी की धारा 272 के समरूप है। विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण यानी मिलावट। इस धारा के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थों का विक्रय के लिए अपमिश्रण या मिलावट करना जिससे कि वे अपायकर बन जाएं अपराध है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस धारा के अपराध का मुख्य तत्व शास्य अपमिश्रण करना है, अर्थात इस धारा के अंतर्गत मिलावट संबंधी वे अपराध दंडनीय हैं जिनसे खाद्य या पेय पदार्थ में किया गया अपमिश्रण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या अपायकर होगा। यदि अपमिश्रण ऐसे तथ्यों से किया गया हो जो स्वास्थ्य के लिए अपायकारक न हो तो ऐसा अपमिश्रण इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा। उदाहरण, दूध में पानी मिलाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा क्योंकि यह जीवन के लिए अपायकर नहीं है। इसी प्रकार शुद्ध घी में वनस्पति तेल की मिलावट भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं होगा। इस धारा में प्रयुक्त शब्दावली भोजन के रूप में अपायकर से तात्पर्य भोजन के रूप में अस्वास्थ्यकर या हानिकारक है, ना कि अरुचिकर भोजन से। इस धारा को लागू होने के लिए 3 बातों को साबित किया जाना आवश्यक है। पहली चीज क्या है
इस धारा को लागू होने के लिए पहला, अपमिश्रित वस्तु कोई खाद्य या पेय पदार्थ होना चाहिए। जो मिलावटी है वो क्या होना चाहिए? खाद्य या पेय पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, खाद्य या पेय में मिलावट किया गया हो। नंबर तीसरा, ऐसा मिलावट भोजन या पेय के रूप में अपायकारक हो, मतलब अस्वास्थ्यकारी हो। नंबर चौथा, मिलावट यानी अपमिश्रण मिलावटी पदार्थ को बेचने के आशय से या इस जानकारी के साथ किया गया हो कि उसके खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में बेचे जाने की संभावना है। ज्ञातव्य है कि खाद्य एवं पेय वस्तुओं के बड़े पैमाने पर हो रही मिलावटी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है। अतः इस बुराई को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 पारित किया है, जो भारत में दिनांक 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ। इस व्यापक विधायन द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या अपायकारक खाद्य एवं पेय पदार्थों के क्रय विक्रय पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। तथापि यदि अपमिश्रण स्वास्थ्य के लिए अपायकारक न हो तो दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकेगा। अतः यदि कोई घी विक्रेता अपने घी में सुअर की चर्बी अपमिश्रण कर उस घी को शुद्ध बताते हुए बेचता है तो उसे इस कृत्य के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 या धारा बीएनएस की 274 के अंतर्गत दोष सिद्ध नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मिलावट स्वास्थ्य के लिए अपायकारक नहीं है। यह बात अलग है कि इसे अधिकांश लोग पसंद ना करें और इसे समाज विरोधी कृत्य समझें। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस धारा में स्थानीय संशोधन करके इस धारा में देय दंड को आजीवन कारावास और जुर्माने के दंड में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार दंड को अधिक कठोरतम बनाए जाने का मूल उद्देश्य भोजन या पेय के रूप में अपायकर वस्तुओं के विक्रय की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। तो साथियों, विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण करने पर 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 275, जो कि आईपीसी की धारा 273 के समरूप है। अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय 274 से यह धारा गंभीर है। कौन सी गंभीर है? बीएनएस की धारा 275 गंभीर है। किससे? 274 से। इस धारा के अनुसार अपमिश्रित अपायकर खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय दंडनीय है। पहले की धारा यानी बीएनएस की धारा 274 के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थों में मिलावट करना दंडनीय है, जबकि इस धारा के अंतर्गत ऐसे अपमिश्रित पदार्थों का विक्रय करना दंडनीय है। इस धारा के अंतर्गत केवल अपायकर खाद्य या पेय पदार्थों का ही विक्रय दंडनीय अपराध है, न कि अन्य अपायकर वस्तुओं का। उदाहरण, एक अनाज के भंडार के स्वामी ने भंडार खोलने से पहले उसमें रखा अनाज बेच दिया। जब भंडार खोला गया तो ज्ञात हुआ कि उसमें संचित अनाज का बहुत बड़ा भाग इतना अधिक सड़ गया था कि वह मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रह गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 273 यानी कि बीएनएस की धारा 275 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मिलावटी गेहूं का विक्रय भी, जिसमें धूल, कंकड़, लकड़ी के डंठल, कोयले के टुकड़े आदि तत्व मिले हुए थे, इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं माना गया, क्योंकि इसको खाने के लिए सीधा उपयोग नहीं किया जाता जब तक कि उसे साफ करके आटे के रूप में ना पिसा लिया जाए। इसके अतिरिक्त इसे दंडनीय अपराध न माने जाने का एक कारण यह भी है कि इसमें मिले सभी तथ्यों को गेहूं से अलग किया जा सकता है। पूर्ववर्ती धारा बीएनएस की धारा 274 की भांति इस धारा के दंडिक प्रावधान को भी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों ने क्रमशः सन 1975-1973 में अपने स्थानीय संशोधनों द्वारा अधिकतम कठोर बनाते हुए इस धारा के अंतर्गत अपराध के लिए जीवन कारावास, जुर्माने के दंड में परिवर्तित कर दिया है। तो साथियों, कहां? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में। लेकिन बाकी जगह जहां संशोधन नहीं हुआ है वहां पर 6 माह तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 276, जो कि आईपीसी की धारा 274 के समरूप है। औषधियों का अपमिश्रण। क्या कह रही है धारा? औषधियों का अपमिश्रण। इस धारा के अनुसार औषधियों में अपमिश्रण करना जिससे उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाए और औषधिक प्रभाव कम हो जाए या वे अपायकर हो जाए, दंडनीय अपराध है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य औषधियों की शुद्धता और गुणवत्ता बनाए रखना है ताकि वे स्वास्थ्य के लिए अपायकारी ना हो। इस धारा के दंड संबंधी प्रावधानों को भी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या बना रखा है? आजीवन कारावास से दंडनीय बना रखा है।
और जुर्माना दोनों से। लेकिन जहां पर संशोधन में इस प्रकार से नहीं हुआ है वहां पर दंडित किया जाएगा 1 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अगली धारा है बीएनएस की धारा 277 यानी 277 जो कि आईपीसी की धारा 275 का समरूप है, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। इस धारा के अंतर्गत अपमिश्रण की हुई औषधि को जानबूझकर असली शुद्ध औषधि के रूप में बेचना या बेचने का प्रस्ताव करना या बेचने के लिए प्रदर्शित करना या उसका औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करना अपराध समझा गया है। यह धारा न केवल मिलावटी औषधि के विक्रय को प्रतिबंधित करती है अपितु उसके औषधालय से दवा के रूप में दिए जाने पर भी पाबंदी लगाती है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस धारा में स्थानीय संशोधन करके इस अपराध के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान कर रखा है। जहां पर संशोधन नहीं हुआ है वहां पर 6 माह तक का कारावास जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 278 जो कि आईपीसी की धारा 276 के समरूप है। औषधि का भिन्न औषधीय निर्मित के तौर पर विक्रय। इस धारा के अनुसार किसी भी प्रकार की औषधि या भेषजीय निर्मित मेडिसिनल प्रिपरेशन को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के रूप में बेचना, प्रस्तुत करना, प्रदर्शित करना, औषधालय के उपयोग में देना अपराध है। इस धारा के अनुसार किसी प्रकार की औषधि या भेषजीय निर्मिति को विभिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में बेचना, प्रस्तुत करना, प्रदर्शित करना या औषधालय में उपयोग के लिए देना अपराध है। ज्ञातव्य है कि इस धारा में औषधि में अपमिश्रण या उसके प्रभाव को कम करने वाली निम्नता का तत्व आवश्यक नहीं है। यह अपराध इतना साबित कर देने मात्र से पूरा हो जाता है कि औषधि वह नहीं है जो कि आशायित है। उदाहरण सेप्रोन की जगह सेवेन दे दी जाना। यह धारा पूर्ववर्ती धारा यानी बीएनएस की धारा 277 से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार बीएनएस की धारा 276 अपनी पूर्ववर्ती धारा 275 के समरूप है यानी संबंधित है। इस धारा में दंडिक प्रावधान को भी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने स्थानीय संशोधित द्वारा संशोधित करके क्या कर दिया है, 6 माह तक के कारावास तथा 1,000 रुपए तक के जुर्माने के स्थान पर आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किए जाने का बंद किया है। जहां पर यह संशोधन नहीं हुआ है वहां पर 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का होगा, दंडित किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।